हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का स्वागत है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। क्लियर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की, इसकी फॉर्मूले के डेरिवेशन की और इसके डेफिनेशन की। क्लियर। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसके ऊपर की एप्लीकेशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है। हाँ, तो क्या है, देखो ध्यान से भाई। अगर मान लीजिए कोई भी अप्लायंसेस है, ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, कोई भी अगर मान लीजिए अप्लायंसेस है, मान लीजिए कोई फैन है या इलेक्ट्रिक बल्ब है, और अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तब वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है। ये आपने ऑब्जर्व भी करा होगा। मान लो हमारा एक फ़ैन है, वो मान लो 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए चल रहा है। चलने के बाद जैसे ही आप उसे बंद करते हो, फिर उसे टच करते हो, तो वो हल्का सा हीट हो जाता है, मतलब वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, गर्म हो जाता है वो। उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है। इलेक्ट्रिक बल्ब मान लो जल रहा है, और जलने के बाद जैसे ही उसे आपने ऑफ करा, उसको टच करा, तो वो वहाँ पर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है कि अगर किसी कंडक्टर से या किसी वायर से या किसी अप्लायंसेस से अगर करंट पास होती है, तो वहाँ पर वो हीट बनाता है। इस इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through a high resistance wire या फिर a high resistance conductor, a high resistance conductor, then क्लियर। सो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगी एक हाई रेजिस्टेंस वायर से, हाई रेजिस्टेंस में ज़्यादा करंट वो हीट बनेगी। भाई, अगर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि वो करंट को अपोज करेगा। अगर ज़्यादा करंट अपोज हुई तो ज़्यादा हीट बनेगी, अगर कम रेजिस्टेंस हो तो कम हीट बनेगी। क्लियर। सो हाई रेजिस्टेंस वायर और कंडक्टर कह लीजिए, देन हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर। क्लियर। तो यहां पर हीट बनेगी और इस इफेक्ट को, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। सो ये है हमारी डेफिनेशन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। जब किसी भी कंडक्टर में या किसी भी अप्लायंसेस में करंट फ्लो करती है, तो वहाँ पर हीट बनती है। उस इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ये आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। एक फ़ैन को अगर आप चलाते हो और फिर उसके बाद बंद करते हो और उसको टच करते हो, चले हुए फ़ैन को नहीं, बंद करने के बाद जब आप उसे टच करते हो तो हल्का सा हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। आपका इलेक्ट्रिक बल्ब भी गर्म हो जाता है। आपकी हीटर है, हीटर जो होता है ना जिसमें हाथ तापते हैं, तो वो भी गर्म हो जाता है। वहाँ पर रॉड होती है, वो हीट, इलेक्ट्रिक एनर्जी अंदर से आ रही है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या दे रही है, हीट एनर्जी। आपका गीज़र हो गया, आपकी इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, ये सारे, इन सब में क्या यूज़ हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। और ये सब शो क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट किस में चेंज हो रही है, हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज हो रही है, हीट एनर्जी में। तो यहाँ पर पते की बात क्या है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो किस में चेंज हो रही है, हीट एनर्जी में। ठीक है, हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी। क्लियर, समझ में आया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। अब सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है और उसमें आई करंट फ्लो कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, उसका रेजिस्टेंस R है, तो कितनी हीट फिर उसके अंदर बनेगी। ठीक है, मतलब हाउ मेनी, क्वांटिटी आ गई ना। हीट एनर्जी एक क्वांटिटी है, एनर्जी एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। तो सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए एक ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस है R, इसमें करंट फ्लो कर रही है I, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, वो अब हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी एक डेरिवेशन है और यहाँ पर एक फॉर्मूला निकलेगा। चलिए देखते हैं, इसे नोट करिए जल्दी से। चलिए हटाए।
हाँ, अब देखें इसकी डेरिवेशन, इसका फॉर्मूला। तो मान लीजिए एक वायर है, ए बी, और इसका रेजिस्टेंस है आर, और इसमें पोटेंशियल लगाया है वी, और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, इसमें पोटेंशियल लगाया है वी, और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, और इस वायर का रेजिस्टेंस है आर। अब यहाँ पर आप वायर की जगह इलेक्ट्रिक बल्ब भी ले सकते हैं या कोई और अप्लायंसेस आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखें ध्यान से। सो अगर आप ध्यान दें, मान लीजिए ए पॉइंट पर क्यू अमाउंट का चार्ज है। जैसे ही आपने पोटेंशियल लगाया, ये चार्ज क्या काम करेगा, मूव करेगा ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। क्यों मूव करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाएगा, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएगा और क्या करेगा, वर्क करेगा डब्ल्यू। क्लियर, ये आप जानते हैं। सो वर्क डन बाय चार्ज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में जाने के उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो W इक्वल टू वी इंटू क्यू। ये आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। सो इसको इधर कर दिया तो W इक्वल टू वी इंटू क्यू। ठीक है, अच्छा, तो ये आपकी हुई पहली इक्वेशन। उसके बाद अगर आप ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के हिसाब से V जो है वो किसके इक्वल होगा, आई आर के। भाई इस कंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V का है। उसके बाद इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, I, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि वी नो दैट करंट किसके इक्वल होगा, Q अपॉन टी। Q अपॉन टी के मान लो टी टाइम में इसमें करंट फ्लो कर रही है I, टी टाइम तक इसमें करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, ये क्या है, टाइम। ठीक है, ये क्या है, टाइम। मतलब कि 2 सेकंड, मान लो 2 सेकंड है ये, तो इसका मतलब क्या है कि 2 सेकंड तक इसमें करंट फ्लो कर रही थी। अगर मान लो ये 1 मिनट आया, तो इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट तक करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, समझ में आया, टाइम हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो Q की वैल्यू क्या निकलेगी, Q की वैल्यू निकलेगी I इंटू टी। तो ये आपकी हो गई तीसरी इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, V की वैल्यू आई आर यहाँ पर पुट कर देता हूँ, और Q की वैल्यू I इंटू टी यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। सो जब मैं पुट करूँगा, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सो पहले दूसरी तीसरी सारी इक्वेशन से अगर देखूँ मैं, तो मुझे मिलेगा W इक्वल टू V के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ, आई आर। V के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ, आई आर। अच्छा, Q के प्लेस में लिख सकता हूँ आई टी, Q के प्लेस में लिख सकता हूँ आई टी। सो वर्क मुझे मिला I स्क्वायर आर टी। तो ये आपकी हो गई चौथी इक्वेशन। मतलब ये कि अगर एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस R है और उसमें I करंट फ्लो कर रही है T टाइम तक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से यहाँ जाने में इतना वर्क करेंगे। ये वर्क डन आया इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्रॉम मूविंग A पॉइंट टू B। अब हमें तो हीट निकालनी थी, हीट एनर्जी निकालनी थी। अब देखो कैसे करें, इसे नोट करो जल्दी से। चले हटाएं, वर्क कैसे हो, सॉरी हीट एनर्जी कैसे निकालें। तो अगर आप ध्यान से देखें, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। यहाँ पर हम एक चीज़ अज्यूम कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर हमने एक चीज़ अज्यूम करी है कि जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी इस इलेक्ट्रिक चार्ज को मिल रही होगी, वो सारा का सारा किस में वेस्ट कर रहा है, हीट एनर्जी में। आया समझ में, नहीं आया? नहीं आया भाई। इलेक्ट्रिक चार्ज को जितनी एनर्जी, देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ से मिलेगी बैटरी से,
यहाँ से उसको क्या मिली, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रिक एनर्जी से वो क्या काम करेगा, वर्क करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज आगे भागेगा। लेकिन आगे यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस। अगर हाई रेजिस्टेंस होगा, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस किसकी तरह काम करेगा, फ्रिक्शन की तरह। रेजिस्टेंस किसकी तरह काम करेगा, रोल ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है, अगर मान लो फ्रिक्शन ज़्यादा हुई तो जितना वर्क होगा सारा हीट में निकल जाएगा। भाई अगर मान लो ये ऐसे करके फ्रिक्शन ज़्यादा हुई तो वहाँ पर हीट ज़्यादा बनेगी। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन में फ्रिक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से होगा क्या, जितना वर्क करा होगा उसने, जितना वो वर्क करेगा वो सारा का सारा किस में निकाल देगा, हीट एनर्जी में। भाई अगर मान लो रेजिस्टेंस कम है तो क्या काम करेगा, जितना वो वर्क करेगा, जितना वो एनर्जी लेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो सारा का सारा किस में निकालेगा, इलेक्ट्रिक करंट बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट बनाने के लिए। लेकिन अब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब फ्रिक्शन की तरह काम करेगा रेजिस्टेंस। अब मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज अगेन इलेक्ट्रिक एनर्जी तो लेगा लेकिन वर्क करेगा किसमें, हीट एनर्जी निकालने के लिए। करंट नहीं बनाएगा, अब हीट एनर्जी बनाएगा। आया समझ में, नहीं आया, हीट एनर्जी बनाएगा यहाँ पर। तो मतलब ये कि जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, हीट एनर्जी के, हीट एनर्जी। क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो सारी का सारी जितनी भी एनर्जी उसने ली है बैटरी से, वो सारी की सारी किस में रिलीज कर रहा है, हीट एनर्जी में। मतलब जितना वो वर्क करेगा वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, हीट एनर्जी के। भाई मैंने आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी वाले वीडियो में बताया था कि वर्क डन यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी के इक्वल होगा। भाई बैटरी से उसने 10 जूल की एनर्जी ली, बैटरी से उसने 10 जूल की एनर्जी ली, अब वो 10 जूल का वर्क करेगा, अब वो सारा वर्क किस में ट्रांसफर कर रहा है, हीट एनर्जी में। वो सारा का सारा वर्क किस में ट्रांसफर कर रहा है, हीट एनर्जी में। तो 10 जूल की इसने, बैटरी ने इसको एनर्जी दी, 10 जूल का इसने वर्क करा, और वो वर्क किस में ट्रांसफर होगा, हीट एनर्जी में। जब हम जाते हैं, हम भागते हैं, तो हम क्या बेसिकली वर्क तो कर रहे होते हैं लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी तो बना रहे होते हैं। उसी तरीके से चार्ज होगा, वो वर्क भी करेगा लेकिन क्या कर रहा होगा, हीट एनर्जी बना रहा होगा। कब, जब रेजिस्टेंस हाई होगा, रोल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए। सो W के प्लेस में मैं लिख सकता हूं H, तो मुझे मिला H इक्वल टू I²RT। ये आ रहा आपका H इक्वल टू I²RT, जिसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये फॉर्मूला है कि इतनी करंट फ्लो करेगी, तो सॉरी इतनी हीट एनर्जी बनाएगा एक कंडक्टर अगर उसका रेजिस्टेंस R है और T टाइम तक उसमें I करंट फ्लो कर रही है। ये इसका मीनिंग है। ठीक है, मान लो ये एक रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर है और इसका रेजिस्टेंस R है और T टाइम तक अगर इसमें I करंट फ्लो कर रही है तो कितनी हीट बनाएगा, इतनी, I²RT। ये आपकी हीट एनर्जी का फॉर्मूला आया। क्लियर, इस फॉर्मूले से और थोड़ी बात समझते हैं, जल्दी से नोट करिए। चलिए, सो अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखें, H इक्वल है I²RT के। सो H जो है पहली चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के। भाई जितनी ज्यादा करंट अगर बढ़ गई, अगर करंट बढ़ गई तो हीट भी बढ़ जाएगी। क्लियर, अगर मान लो करंट सर्किट में बढ़ गई तो हीट ज़्यादा बनेगी। भाई अगर मान लो पीछे से एकदम से बहुत तेज़ी से करंट बढ़ गई तो एकदम से आग लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, है ना। तो अगर मान लो करंट अगर डबल हो जाए, दुगनी हो जाए मान लो, तब हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी, सोच के बताना मुझे। 2 यहाँ लिखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स, 4 गुना हीट बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स। अगर मान लो हमारे घर में मान लो करंट आ रही है 2 एम्पियर और मान लो कुछ हो जाए 4 एम्पियर आ जाए, दुगनी हो जाए, तो हीट 4 गुना बढ़ जाएगी हर एक अप्लायंसेस में। क्लियर, चलो, वो तो रेजिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करेगा। दूसरा देखो, जो हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस की। अगेन वही है फंडा, अगर जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा हीट बनेगी, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही हीट बनेगी। इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये वायर है और यहाँ पर ये एटम है, ठीक है। ये बता चुके हैं जो रेजिस्टेंस है बेसिकली क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का। अगर एटम्स टाइटली पैक्ड हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकले, आपने पोटेंशियल लगाया
है और फ्री इलेक्ट्रॉन निकले। और अगर मान लो यहाँ पर जगह कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। भाई अगर मान लो यहाँ पर जगह कम है, बहुत एटम्स टाइटली पैक्ड हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को जगह कम मिलेगी बाहर निकलने के लिए, और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल पाएंगे तो करंट कम बनेगी, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा। क्लियर? जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा यहाँ पर हीट निकलेगी, उतनी ज़्यादा यहाँ पर क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। भाई फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रिक चार्ज हूँ और अगेन बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारे यहाँ पर मतलब बैरियर है, तो मेरा अगेन क्या हो जाएगा, मैं गर्म हो जाऊँगा, हीट निकालूंगा, लेकिन आगे नहीं जा पाऊँगा। कोई फंडा ये है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट। ठीक, अगर रेजिस्टेंस दुगना हो जाए तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डबल। अगर रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का दुगना हो जाए तो जो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड विल बी डबल। अगर रेजिस्टेंस आधा हो जाए तो हीट भी आधी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तीसरा देखो, इसको हटाते हैं। तीसरा है जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। भाई जितना ज़्यादा टाइम तक चलाओगे उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी निकलेगी, है ना, जितना ज़्यादा टाइम तक चलाओगे उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी निकलेगी। भाई मान लो ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और आपने इसे 1 मिनट तक चलाया, 1 मिनट नहीं 10 सेकेंड, और ये एक सेम इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसको आपने 1 घंटा चलाया, तो सबसे ज़्यादा हीट कहाँ बनेगी सबसे ज़्यादा हीट कहाँ बनेगी, ऑब्वियसली है। भाई आपने 10 सेकंड चलाया, चलो बंद कर दिया, तो यहाँ पर हीट बनेगी नहीं इतनी। यहाँ पर आपने 1 घंटा चला तो यहाँ पर ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा बल्ब, आप छू के भी देख सकते हो, प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। क्लियर? सो ये था आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये इसका फॉर्मूला था H=I²RT, जो आप न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा आपका। एक यहाँ से एक और फॉर्मूला बनता है, इसको हटना है। यहाँ पर एक फॉर्मूला और बनता है, आप जानते हैं, वी नो दैट, पता नहीं, कि जो P है वो इक्वल होता है I²R के। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बनता है H=PT। क्लियर? H=PT याद रखो। देखो एनर्जी याद रखो, ये वाला फॉर्मूला बताया था, इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू PT, और यहाँ पर हीट एनर्जी इंटू PT। ठीक है, ये कौन सा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर रेजिस्टेंस लो है, लो रेजिस्टेंस वायर, यहां पर क्या है, हाई रेजिस्टेंस वायर। जैसे नाइक्रोम, एक अलॉय, जो आपके अलॉयज हो गए, और ये आपके क्या है, मेटल्स। क्लियर? अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो वहां इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी, करंट घूमेगी, लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हाई है तो वहाँ पर हीट एनर्जी बनेगी कंडक्टर में। तो ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर? चलिए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। सो दोस्तों ये रहे कुछ क्वेश्चन, एक बार ट्राई कीजिए इन्हें। चलिए ट्राई करा, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohms ड्रॉज एन इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर, फुल स्टॉप, कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड इन 30 सेकेंड्स। क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक आयरन है, और इसमें ऑफ रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रही है 5 एम्पियर। कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड इन 30 सेकेंड। तो टी यहाँ दे रखा है 30 सेकेंड्स। सो फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। सो H=I²RT, H=I कितना है 5, तो 5 और 5 25, 20 × 30। क्लियर? आया समझ में? भाई आई हमें दे रखा था 5, सो 5 का स्क्वायर 25, रेजिस्टेंस हो गया 20, टाइम हमें दे रखा है 30 सेकेंड्स। क्लियर हुआ? अच्छा, सो इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका आया 60। ठीक है भाई, 3 2 6, उसके बाद ये हो गया हमारा 100। हाँ इसको और देखो जरा ध्यान से, 6 1500 जूल। ठीक है, ये आपका आ गया फॉर्मूला। सो H = 15
जूल, 15,000 जूल। जूल यूनिट होगी, याद रखिएगा। जो हीट एनर्जी की यूनिट है, यूनिट जो है वो क्या है, जूल, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। इसको आप किलो जूल में भी बदल सकते हो, तो कितना आएगा, 15 किलो जूल। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम एंड 60 ओम आर अरेंज्ड इन सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट। स्टॉप फाइंड द हीट इन जूल्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन इन हाफ अ मिनट। क्या मतलब है, मान लीजिए दो रेजिस्टेंस है 40 ओम एंड 60 ओम, इनको अरेंज करा है सीरीज में और एक बैटरी लगाई है या फिर एक पावर सप्लाई लगाई है 220 वोल्ट की, 220 वोल्ट की। और हमसे कहा है कि ये सीरीज में लगे हुए हैं और आपको ये बताना है कि कितनी हीट यहाँ पर बनेगी, कितनी हीट यहाँ पर बनेगी प्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन इन हाफ अ मिनट। मतलब टी की वैल्यू आपको दे रखी है हाफ अ मिनट, 1 मिनट का आधा, मतलब 30 सेकेंड्स। क्लियर भाई, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो उसका आधा कितना हुआ, 30 सेकेंड। ठीक, तो हमें टाइम दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्टेज, और रेजिस्टेंस हमें कुछ ये 2 दे रखे हैं, और हमें बताना है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन में, अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन को कंबाइन करें एक साथ, तो इसमें, इस बॉक्स में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, यह हमें निकालना है। ठीक है, इस पूरे बॉक्स में इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहले हीट का फॉर्मूला क्या है, H = I²RT। T पता है, R कौन सा लेंगे, 40 लेंगे या 60 लेंगे, सोच के बोलो, 40 लेंगे 60 लेंगे, पूरा लेंगे, इसका पूरा कॉम्बिनेशन लेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या कहा है, हीट इन जूल्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन। ये पूरा कॉम्बिनेशन, इस पूरे कॉम्बिनेशन में कितनी हीट बनेगी, मतलब R की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, R1 + R2। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इसलिए हम ये लगाएंगे, अगर पैरेलल में होता तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगता, 1/R = 1/R1 + 1/R2। ठीक है, पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना होगा, 40 + 60 100 ओम। ठीक है, सो R की वैल्यू आ गई, T की वैल्यू पता है। अब I की वैल्यू कैसे निकालें, मतलब यहाँ पर करंट कितनी फ्लो कर रही है ये हम कैसे पता लगाएं। सो ओम्स लॉ की मदद से आप पता लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके इक्वल है, IR के। भाई पोटेंशियल दे रखा है 220, करंट निकालनी है, रेजिस्टेंस कितना है 100। सो करंट कितनी आई, यहाँ से देखो करंट कितनी आई, 220 नीचे गया 100, सो आपका आया 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर। क्लियर, अब सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए H वाले फॉर्मूले में, तो आपको आंसर आ जाएगा। नोट करिए इसे, हटाए। सो देखो H = I²RT, H = I कितना है 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 22/10/10। ठीक है भाई, पॉइंट हटा के नीचे 0 आ जाएगा, उसको सॉल्व करा, इंटू 100, रेजिस्टेंस 100 लेंगे, और टाइम अभी मैंने बताया था आपको 30 सेकेंड्स। ठीक है, ये सेकेंड्स में है, ये ओम में है, और ये एम्पियर में है, तब जाके जूल आएगा। ठीक, ये कैंसिल, सो ये आपको मिलेगा 484 × 3 × 10, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, वन 4520 जूल। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 14520 जूल, ये आंसर आएगा आपका। मतलब 40 ओम और 60 ओम का रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कंबाइन करते हैं और 220 वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उस पूरे कॉम्बिनेशन से कितनी हीट निकलेगी, इतनी 14520 जूल। ठीक है, कैलकुलेशन सही करी है मैंने, देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। चलिए बहुत बढ़िया, लिखिए जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, हटाए।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि व्हेन अ करंट 4 एम्पियर पासिस थ्रू अ सर्टेन रजिस्टर फॉर 10 मिनट, एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, और उसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है 10 मिनट के लिए, तब उसमें से इतनी हीट निकल रही है, ठीक है, उसमें हीट दे रखी है, इतनी हीट निकल रही है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि उस रेजिस्टेंस की पावर कितनी होगी, पहला। दूसरा, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, कितना वोल्टेज है, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, तो ये लेट कर लेता हूँ मैं, ये रहा रेजिस्टेंस R, और इस पर पोटेंशियल लगा रखा होगा, हमें नहीं पता क्योंकि वो भी हमें निकालना है, तो मैंने लेट कर लिया कितना V। इसमें करंट फ्लो कर रही है I, ये हमें पता है विच इज़ 4 एम्पियर, तो ये हमें पता है 4 एम्पियर, ठीक है, करंट फ्लो कर रही है I। अच्छा, कितने समय के लिए कर रही है, 10 मिनट के लिए। तो मैंने आपको बताया था, देखो जूल, देखो ध्यान से, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT, तो हीट जो है वो जूल में दे रखी है, तो ये जूल कब आता है, जब करंट एम्पियर में होगी, रेजिस्टेंस ओम्स में होगा और टाइम सेकंड्स में होगा, ऐसा यूनिट सारी। तो ये मिनट में है तो आपको सेकंड्स में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आंसर किस में दे रखा है, जूल में, ठीक है। तो टाइम को सेकंड्स में बदल लो, 10 × 60, तो कितना आया, 600 सेकंड्स। भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, चलो इसको टाइम। सो टाइम हमें दे रखा है, करंट हमें दे रखा है, रेजिस्टेंस हमें नहीं दे रखा, वोल्टेज हमें नहीं दे रखा, और हमसे पूछ रहा है कि पावर निकालो और वोल्टेज निकालो। हाँ, सो हीट, अच्छा हीट भी दे रखी है, हीट दे रखी है, H दे रखा है 2.88 × 10⁴ जूल, ये हमें दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। अब क्या करें, देखो जरा, तो हम जानते हैं H इक्वल टू आई स्क्वायर RT, ये तो हम जानते हैं। H की वैल्यू पता है, करंट की वैल्यू पता है, R की नहीं पता, टाइम की पता है। सो R की वैल्यू निकल जाएगी, देखो 2.88 × 10⁴ इक्वल टू करंट की वैल्यू कितनी है, नहीं पता, सॉरी 4, सो 4 4 जा 16, क्योंकि उसको स्क्वायर करना है ना, सो 4 × 4 16। उसके बाद इसको ऐसे लिख देता हूँ, R × 60, समझ में आया भाई, 4 × 4 × R × टाइम, 600, ठीक है। इन सबको नीचे लेकर आइए, सो R आपको मिलेगा 2.88 × 10⁴ डिवाइड में 4 × 4 × 600, 4 × 4 × 600। सो आप यहाँ पर ज़रा पॉइंट हटाइए, दो नीचे 0 आएंगे, 4, तो ये कैंसिल, पूरा ख़त्म, ठीक है। उसके बाद इसको कैंसिल करिए, 1 4 4, ये हुआ 2 से ये आएगा 72 टाइम्स, उसके बाद ये 2 से जाएगा 36, उसके बाद 2 से ये आएगा आपका 18, सो 18 से 3, सो आपका रेजिस्टेंस आया 3 ओम, रेजिस्टेंस आया आपका 3 ओम, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस निकालना नहीं था, लेकिन हम इसे यूज़ करेंगे अब आगे। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई 3 ओम, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना ओम का लग रहा है, 3 ओम। अच्छा, तो पहला पार्ट अब हम देखेंगे पावर कैसे निकालेंगे। नोट करो जल्दी से, नोट करिए जल्दी, हटाए। तो पहला पार्ट हम कर रहे हैं पावर कैसे निकालें। तो पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो आई की वैल्यू पता है 4, सो आपका आया 4 × 4 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई थी 13, तो ये आपका कितना आया 16 × 3, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, एक सेकेंड, हाँ 48 वाट, पावर की वैल्यू कितनी है 48 वाट, ठीक है, समझ में आया। तो पहला पार्ट हो गया हमारा पावर ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद हम बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, इस अक्रॉस वोल्टेज कितना लगाया है वो देखते हैं। देखिए जरा वो कैसे निकालेंगे, मैं एक और फॉर्मूला आप जानते हो, P = V²/R। भाई P = V²/R, इलेक्ट्रिक पावर वाली वीडियो में मैंने आपको इसका प्रूफ भी करवाया है, ठीक है। हाँ, तो P = V²/R। तो P की वैल्यू नहीं पता, अच्छा P की वैल्यू अभी निकाली, कितनी आई थी, P की वैल्यू कितनी आई थी अभी हमारी, P की वैल्यू आई थी आपकी 48 ना, 48। सो 48, V की वैल्यू हमें निकालनी है, रेजिस्टेंस हमें पता है 3, है ना भाई। P की वैल्यू 48 आई थी, V² रेजिस्टेंस की वैल्यू आई 3, तो इसको इधर रख दो, 48 × 3 = V²।
अच्छा, अब v आया मेरा √48 इंटू 3, तो 48 को तो मैं 16 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 16 इंटू 3। सो v की वैल्यू देखो क्या आएगी, यहाँ से आया 4 और यहाँ ये इसका आया 3, तो वोल्टेज कितना आया 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो पावर कितनी आएगी, पावर आई आपकी 48 वॉट, वोल्टेज कितना आया 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एक या दो नोट करिए जल्दी से इसे। सो ये रहा एक और क्वेश्चन, इसे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 15 एम्पियर फ्लो मेन सप्लाई, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। करिए सोच के आराम से, देख रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान से समझना। उसने कहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ये रहा 8 ओम का रेजिस्टेंस, और उसमें करंट फ्लो कर रही है 15 एम्पियर, 15 एम्पियर। बहुत बढ़िया, पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज ये रहा भी। ठीक है, एक हमारा इलेक्ट्रिक हीटर है 8 ओम का और इसमें 15 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है फॉर मेन सप्लाई। आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट करिए कि रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। अब मुझे ये बताओ कि H की वैल्यू निकालनी है या किसकी वैल्यू निकालनी है, किस मतलब किस कोई और कुछ निकालना है ना, रेट बोल रहा है ना, रेट एट विच, तो भाई H की वैल्यू नहीं, यहाँ पर पावर की वैल्यू निकालनी है। बड़ी कंफ्यूजन, बड़ी कंफ्यूजन। याद करो इलेक्ट्रिक पावर मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिक पावर था रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन क्या थी, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, अब वही फंडा है भाई, पावर जो है वो किसके इक्वल क्या होता था, रेट एट विच हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब या फिर हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। कितने रेट में, जितने रेट में वो वर्क करेगा उतने ही रेट में तो हीट एनर्जी निकालेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज जितने रेट पे वो वर्क करेगा उतने, भाई वर्क इक्वल टू हीट एनर्जी, भाई वर्क इक्वल टू हीट एनर्जी। तो W/T मतलब क्या, H/T, पावर निकालनी है ना यहाँ पर आपको। आपको पावर जो होगी, इस रेजिस्टेंस की पावर जो होगी वही तो आपको बताएगी कि कितने रेट पे हीट एनर्जी बन रही है, क्योंकि पावर किसके इक्वल होता है, वर्क अपॉन टाइम के। और वर्क आपका किसके इक्वल हो गया है भाई, P किसके इक्वल होता है, वर्क अपॉन टाइम के। और पावर किसके इक्वल हो गई आपकी, H/T के। तो H/T मतलब क्या, कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड का रेट, कि कितने रेट में कितनी हीट एनर्जी निकल रही है। तो जब भी ये वाले क्वेश्चन आए, रेट एट विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस या डेवलप, तो आपको पावर निकालनी है उस रेजिस्टेंस की या उस अप्लायंसेस की या कोई भी चीज है उसकी पावर निकालनी है, क्योंकि रेट एट विच कितने रेट पे हीट निकल रही है, वर्क अपॉन टाइम मतलब H/T। अब पावर कैसे निकालें, बताओ कैसे निकालें। अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि पावर तो आप निकाल सकते हो आराम से, I² R से। तो I कितना है 15, तो 15 इंटू 15, रेजिस्टेंस कितना है 8, तो उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 225 इंटू 8 है ना भाई, 225 इंटू 8, तो क्या आएगा 0, एक सेकेंड, 020 वॉट। तो 2000 वॉट मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 2000 वॉट का, इसका मतलब ये है कि 2000 जूल की हीट एनर्जी डेवलप्ड होगी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 2000 जूल की हीट एनर्जी डेवलप होगी इस इलेक्ट्रिक हीटर की मदद से। क्लियर, इस इलेक्ट्रिक हीटर में जब उसमें 15 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी और इसका रेजिस्टेंस 8 होगा। समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, कोई डाउट यहाँ पर। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, और ये आपका था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही।